प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे साथ हैं राजू तिवारी जी। रैली में खूब जोर जोर से गरजते हैं आप, हमको लगता है गला भी लग गया, पूर्णिया में देखे थे। आप बताइए क्या? अरे नहीं, गरजते नहीं भाई, बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं। और चूंकि भीड़ इस कदर आता है तो हम लोग तो बहुत पहले से रहते हैं, नेता का आने के पहले से ही सब व्यवस्थाएं को विस्तृत रूप से उसको मूर्त देना होता है। उसी में काम रैली में नहीं हो रहा है जो मांझी जी चिराग जी आपस में भिड़ंत हो जाता है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। और मांझी जी, देखिए मांझी जी हम लोग के बुजुर्ग गार्जियन हैं और गार्जियन की बातों को उतना नहीं लेना चाहिए। गार्जियन घर में सुबह कुछ बोलता है, दोपहर में कुछ बोलता है, फिर शाम को आशीर्वाद देते हैं। तो इसमें इसको बहुत ज्यादा अच्छा देखिए, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। जब तक हमारे साथ और मेहमान जुड़ेंगे तब तक आपसे बात करेंगे। राजीव सर भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, जो तमाम जगह पर आपने रैली की, आरा में, राजगीर में, छपरा में हुआ, मुंगेर में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, पूर्णिया में भी किया, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष है, आप जो बोलेंगे वही बयान हम मानेंगे। सीट बताइए, एग्जैक्ट बताइए, घुमाइएगा नहीं। नहीं देखिए, घुमाने की बात नहीं है, स्पष्ट। आप कोई नए पत्रकारिता से जुड़े हुए नहीं है। गठबंधन की मर्यादा है और मर्यादा में मान लीजिए हम लोग प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये गठबंधन जो है एनडीए के हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व के बीच बातें हो रही हैं और बहुत हद तक बातें हो चुकी है। मैं इतना बता दूं, पितृपक्ष बीत गया, नवरात्रा के समाप्त होते होते हमको लग रहा है कि सार्वजनिक कर दिया जाएगा आपको बुला करके। नहीं, थोड़ा सा बताने के, अरे कैसे बता दें भाई? मान लीजिए कुछ बातें जो है हम नहीं बता सकते, ये भी मान लीजिए। लेकिन राजू जी लगातार एक जिम्मेदार पार्टी के आप सरमाई को अध्यक्ष हैं, आप लोग के यहाँ से ये आवाज क्यों आखिर उठ रही है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? आप लोग होर्डिंग लगवा रहे हैं, आपके कई जिलाध्यक्ष हैं जो होर्डिंग लगाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर विवाद बढ़ता चला जाता है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से गठबंधन में जब हमारे नेता ही मान लिए हैं आदरणीय चिराग पासवान जी कि 2025 का चुनाव हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। रही बात एक कार्यकर्ता की और व्यक्तिगत, मान लीजिए कार्यकर्ता मैं भी हूं, अगर मतलब अपना प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो हटा करके कार्यकर्ता के रूप में पूछेगा तो मेरी भी व्यक्तिगत इच्छा है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी नेतृत्व करें। लेकिन गठबंधन की मर्यादा है। निश्चित रूप से हमारे नेता ही स्पष्ट कर चुके हैं कि गठबंधन में इस बार हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। राजू जी, आज से 4 दिन पहले भी अरुण भारती जी का एक बयान आता है कि भाई हम तो बिहार की 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं, देखिए गठबंधन तभी किसी से होता है जब आपकी ताकत होती है और मेरी ताकत 243 विधानसभा के सभी बूथ स्तर तक है। आप देखे होंगे जिस तरह से नव संकल्प महासभा के तहत हम लोग सभी प्रमंडल में अपना नव संकल्प महासभा किए हैं और उसमें कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के चाहने वालों की जबरदस्त भीड़ हुई है और ये निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता को। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। गठबंधन में गठबंधन की यही खूबसूरती है कि जैसे कि मान लीजिए हम अपने जहां से चुनाव लड़ते हैं, जितनी मजबूती से हम लड़ते हैं उतनी ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी, जदयू और घटक दल के लोग लड़ेंगे। उतनी ही मजबूती के साथ मेरे भी कार्यकर्ता वहां चुनाव लड़ा करके और गठबंधन के साथी को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका करेंगे। लेकिन राजू जी, आपको लगता है कि एनडीए के साथ रह करके और जिस तरीके का विवाद पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है, कभी संतोष सुमन जी आप लोगों को लेकर बयान देते हैं, कभी जीतन राम मांझी जी बयान देते हैं और उसके बाद फिर आप लोग पलटवार भी करते हैं, आपको लगता है कि राजनीतिक मर्यादा में ये सब रह करके बातें होनी चाहिए? नहीं, देखिए मैं बता दूं आपको, अभी आपने जैसा कहा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बारे में, तो जीतन राम मांझी जी के बारे में मैं स्पष्ट कर चुका हूं। बुजुर्ग आदमी है, उनकी बात को हम लोग अन्यथा नहीं करते हैं। बुजुर्ग आदमी बोलता है फिर आशीर्वाद भी देता है। और बाकी हमको लगता है कि संतोष सुमन जी हो चाहे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हो, इन लोग के बीच में ऐसी बातें नहीं है। रही बात, कुछ कार्यकर्ता अगर अपनी बात रख देते हैं तो उसको नेतृत्व का फैसला नहीं माना जाना चाहिए। कार्यकर्ता की अपनी इच्छा होती है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि मेरे नेता आगे बढ़े, दिन दुना रात चौगुना बढ़े। तो कार्यकर्ता हमको लगता है सब दल का कार्यकर्ता चाहते हैं, चाहे हमारे साथी के दल के भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारा नेता आगे बढ़े। ये कार्यकर्ता की व्यक्तिगत राय होती है।
लेकिन जब आप गठबंधन में सामूहिक बात करेंगे तो उस समय तो हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं, उसमें कुछ अब टीका टिप्पणी की बात ही नहीं बचती है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये कहा यह भी जा रहा है कि चिराग जी की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हिलोड़े मार रही हैं कि उनको यह लग रहा है कि भाई एनडीए में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बीजेपी उनको सीएम के फेस के तौर पर प्रमोट कर देगी। अरे भाई एक चीज बताइए, महत्वाकांक्षा होना कोई बुरा बात नहीं है। ये अति महत्वाकांक्षा अगर नहीं अति ये बात दूसरा विषय है, अति महत्वाकांक्षा होना नहीं चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी तो फिर जिस परिस्थिति में आपको मैं थोड़ा पहले ले जाना चाहता हूं, 2021 में हमारी पार्टी टूटी, परिवार टूट गया। ऐसी परिस्थिति में 20 में हम लोग अकेले चुनाव लड़े थे और ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता का नेतृत्व देखिए, मेरे नेता का संघर्ष देखिए, मेरे नेता का लगातार उन्होंने बिहार में अपना मेहनत किया उन्होंने, और फिर संगठन पे उनके नेतृत्व में हम लोग काम किए और देखिए फिर पार्टी एकजुट हुई। जो लोग पार्टी तोड़े थे उनको मुंह की खानी पड़ी। आज पूरा जो पार्टी का कैडर है वो चिराग पासवान जी के साथ है, ये स्पष्ट हो चुका है। आपने इसका देखा होगा उदाहरण कि 2005 जो अभी 24 का चुनाव हुआ है उसमें हम लोग 5 सीट पे चुनाव लड़े और एक बड़े अंतराल से चुनाव जीतने का काम किए। तो मेरा स्ट्राइक रेट है और इतना मतलब कोई भी सीट हम 1.5 लाख से कम में नहीं जीते हैं, सबसे उससे ज्यादा सीट पे जीतने का काम किए। ये दर्शाता है कि मेरे नेता के नेतृत्व में संगठन और लोकप्रियता दोनों बहुत जबरदस्त है। राजू जी, चिराग जी का ये स्ट्राइक रेट है, उसमें क्या आप मोदी जी का योगदान नहीं मानते हैं? नहीं, सब गठबंधन का हम योगदान मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने ही ऊपर सब क्रेडिट ले लें, लेकिन स्ट्राइक रेट तो निश्चित रूप से अच्छा गठबंधन की तो यही खूबसूरती है ना कि सब दल का, जैसे आपने कहा कि 243 सीट, अरे भाई 243 सीट पर मेरी ताकत नहीं रहेगी तो फिर हमसे कोई गठबंधन क्यों करेगा? गठबंधन उसी पे होता है ना जब मेरी ताकत सब जगह, मेरी ताकत की आवश्यकता अगर पड़ती है तब तो हमसे कोई गठबंधन करेगा। ये तो सत्य है, कड़वा सत्य है। हमारी ताकत है, हमसे गठबंधन है और गठबंधन में हम ईमानदारी पूर्वक सब जगह सब सीटों पर जिताने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम को लेकर के भी मन में सोच रहे हैं अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम का मांग ठोकेंगे, डिप्टी सीएम चाहिए पार्टी से, इस पर क्या स्टैंड है? अब एक चीज बताइए, अच्छा एक चीज बताइए अंशु जी, क्या डिप्टी सीएम और सीएम सोचना गुनाह है? डिप्टी सीएम क्यों नहीं सोचेंगे? सरकार में हमारी भागीदारी बनेगी, भविष्य में हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे तो निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो उसमें हम शामिल होने का काम करेंगे। अब कौन सा डिप्टी सीएम लेंगे, क्या लेंगे, तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। अच्छा, तो हमारे नेता चिराग पासवान जी तय करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कार्यकर्ता इतने सारे जुड़े हुए हैं तमाम जगह पर, क्या उन कार्यकर्ताओं के लिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये मैसेज दे सकते हैं जो आप लोगों ने जो खून पसीना बहाया है पार्टी टूटने के बाद, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारे कार्यकर्ता को मौका मिलेगा अच्छे से? लेकिन निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को आज भी हमारे नेता के द्वारा सम्मान मिलता है और आज भी हमारे नेता के द्वारा कार्यकर्ताओं के हमेशा उनके देख रेख में रहते हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान पहली प्राथमिकता है। ये मेरे नेता स्पष्ट कर चुके हैं। आप भी तो एक इंटरव्यू में गए थे तो बोले थे कि सबसे पहले मेरे कार्यकर्ता हमारे नेता ही जब बोल चुके थे, उसमें हमको बोलने की क्या हो सकता है? नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि जब एमपी के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिससे कई लोगों में नाराजगी भी हो गई थी, लोग अंतरकलह भी हो गए थे, लोग पार्टी से निकल भी रहे थे, तो उनका आरोप ये था भाई कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे थे। मानसूर जी एक चीज बताइए, जिस समय की आप बात कर रहे हैं 5 सीट हम लोग को मिला था, तो कितने लोगों को नेता लड़ा सकते थे? ये तो उन नेताओं को सोचने की थी ना। 5 सीट पे तो मान लीजिए एक जगह तो नेता खुद लड़े हैं और 4 सीट बचा, तो 4 सीट में 4 ही सीट पे लड़ेंगे ना। अब 4 सीट है और कई दर्जन लोग हैं, तो ये संभव नहीं है। ये कार्यकर्ता भी और नेताओं को भी सोचने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से पार्टी बढ़ती है तो धीरे धीरे सबको कार्यकर्ताओं को उसमें स्थान मिलेगा। राजू जी, चर्चा ये है कि 40 सीट से कम पे आप लोग कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं।
अगर 40 सीट नहीं मिलती है तो क्या ये माना जाए कि 2020 का इतिहास फिर से एलजेपी दोहराएगी? नहीं, देखिए चर्चा क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। 40 सीट मिल रही है कि आपके मीडिया में तो हमेशा कभी 20 चलता है, कभी 25 चलता है, कभी 40 आप बोल रहे हैं, कभी 50 चलता है। देखिए मैं फिर इस पे स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन के अंदर बातें चल रही हैं और बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हो रही है। जिस तरह आपने देखा होगा लोकसभा में भी आप लोग कयास लगा रहे थे, आप लोग नहीं मतलब मीडिया के साथी, कि 3 सीट मिल रही, कोई बोलता था 2 सीट मिल रही है, 5 सीट मिला ना। उसी तरह इस बार भी हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि सम्मानजनक सीटों पे बातचीत चल रही है और हम लोग सम्मानजनक सीटों पे चुनाव लड़ने का डिस्क्लोज नहीं करेंगे नहीं, ये तो गठबंधन की मर्यादा है, हम अभी नहीं कुछ बोल सकते हैं इस पे। राजू जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? जहां से नेता हमारे चाहेंगे, चिराग पासवान जी चाहेंगे। गोविंदगंज को लेकर के नहीं, देखिए आप एक चीज मैं बता दूं कि नेतृत्व का फैसला होता है। नेतृत्व ही तय करता है कि मेरा क्या रोल होगा चुनाव में। अगर हमारे नेतृत्व, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का फरमान होगा कि आप गोविंदगंज से लड़ेंगे तो मैं गोविंदगंज से चुनाव देखे होंगे। 20 में चुनाव लड़े, 15 में इसी पार्टी से मैं एमएलए भी रहा हूं। आज तक गोविंदगंज के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा वोट पाया हूं, मत पाया हूं, मैं ही पाया हूं। लगभग 75,000 वोट हमको मिला आज तक। तो उस समय जबकि 15 में आप देखे होंगे कि महागठबंधन का एक लहर था, लेकिन उसके बावजूद भी 75,000 वोट हमको मिला था। तो ये हमारी भूमिका हमारे नेता तय करेंगे कि किस भूमिका में हमको रहना है। अच्छा, अरुण भारती जी का जो है काफी बिहार के लिए, बिहार प्रभारी के रूप में वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो अगर कहा जाए जो अरुण भारती को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है बिहार में, जब सरकार बनेगी एनडीए की तो बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा ये भी है जो जमुई के किसी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, सिकंदरा हो चाहे चकाई हो, क्या ये सब बातें में सच्चाई है? हो सकता है सर? अब देखिए सच्चाई क्या है ये आप लोग जहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अरुण भारती जी ने जिस तरह से बिहार में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब से उनको प्रभारी की भूमिका मिली है, संगठन यहाँ के जो हमारे बिहार के प्रभारी हुए हैं, तो उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से संगठन को और धारदार बनाने में कामयाबी मिली है। अब उनको भूमिका, कल बड़ी भूमिका मिलेगी तो अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से कि उनको बिहार में एक बड़ी भूमिका मिले, जिससे और मेरा संगठन में और हम ताकतवर बने। क्या मतलब अरुण भारती जी के आने के बाद संगठन मजबूत हुई है? देखिए अरुण भारती जी, देखिए संगठन मेरा निश्चित रूप से 2001 से लगातार बढ़ रहा है और अरुण भारती जी के आने के बाद उन्होंने एक नवसंकल्प महासभा तो टोटल उनकी सोच थी, किस तरह से शानदार रूप से उन्होंने काम किया है, इसको तो हटाया नहीं जा सकता ना। तो निश्चित रूप से अरुण भारती जी जब से यहाँ पर कमान संभाले हैं और उनके अब तो साथ साथ हम लोग काम करते हैं उनके मार्गदर्शन में, चाहे उनके साथ हम लोग लग करके, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम किए हैं और संगठन और धारदार बन रहा है। नंबर 2 की हैसियत लोग कहते हैं उनको पार्टी में। भाई नंबर 2 की हैसियत निश्चित रूप से हमारे प्रभारी है तो नंबर 2 की हैसियत हमें है, तो हम तो उनके प्रभार क्षेत्र में उनका बहुत सारा मार्गदर्शन निर्देश मिलता है, उस पर हम काम करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है जो कहीं न कहीं ये भी चर्चाएं होती है, जो अंदरूनी कुछ चीजों को लेकर के चर्चा होती है, तो क्या ये जो विधानसभा का चुनाव होगा 2020 का, तो लोक जनशक्ति पार्टी में सारा कुछ सब कुछ सामंजस्य तरीके से अच्छे से बंटवारा हो जाएगा 2025 में? हाँ 25 में। हाँ तो हम तो बता रहे हैं कि एकदम हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। हम आपको कई बार बोल चुके हैं, अभी जस्ट बोल रहे हैं, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ कि शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से आपस के संपर्क में है और निश्चित रूप से जिस तरह से लोकसभा में बंटवारा हुआ उसी तरह विधानसभा में बंटवारा हो। तेजस्वी जी भी लगातार अब चिराग जी पर जो है हमलावर रहता है, उनका हमला यही रहता है जो तो पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, वो तो इतिहास दिखा देते, देखिए इतना चुनाव लड़ा था, ये रिजल्ट आया, और साथ ही शादी का भी सलाह दे डालते हैं जो शादी उनको करना चाहिए। हमारा सबसे पहले सलाह यही है। आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए उन दोनों लोग का पारिवारिक रिश्ता है और शादी वादी, देखिए ये सब पॉलिटिकल अलग हटके है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। हम लोग की भी इच्छा है कि हमारे नेता जल्दी शादी करें, लेकिन ये देखिए उनका व्यक्तिगत है। रही बात तेजस्वी जी की जो हमलावर की बात है,
तेजस्वी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है आज के डेट में। मैं बता दूं, अभी देखिए वो एक दूसरे की लकीर को आपस में ही टकराहट में, अभी तो वो लोग यात्रा पे निकले थे ना, अभी फिर देखिए तेजस्वी जी निकल रहे हैं, तो क्या दर्शाता है ये? अरे भाई, बिहार यात्रा करना का सबका अधिकार है, लेकिन आप क्या करने जा रहे हैं, किस उद्देश्य से बिहार में जा रहे हैं, ये निर्भर करता है। आप चुनाव का समय है, आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या सोच है, क्या क्या आप काम करेंगे, ये कुछ है? सिर्फ यात्रा कर रहे हैं और वही हम बता रहे हैं। एक मिनट जरा हमको टाइम दीजिए। और वहां पर मंच पर से वही अपना गाली गलौज की भाषा उनके कार्यकर्ता प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जो 2005 के पहले का बिहार में जो जंगल राज है वो दबा हुआ है, वो तो उसको उभरने का मौका बिहार की जनता तो देने वाली नहीं है। वो तो ये कहते हैं जो आप ही के सहयोगी दलों में से लोग रहता है वो घुस के बदनाम करता है। मंच पे चढ़ करके हमारे सहयोगी दल जा करके उनको करेंगे, या चाहे वो यहाँ से भाषण देते हैं या नीचे बैठ करके जो भाषा माइक पे कहने की आवश्यकता नहीं है, तो उनका क्या है, वो सामने उनके सामने बोलते हैं, उनके हजारों के कार्यकर्ता उनके बीच में जा करके लोग बोलते हैं। ऐसा हो सकता है? हमारे यहाँ क्यों नहीं कोई आ जाता है? कहा नहीं हमारे यहाँ भेज के कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है? देखिए, ये उनकी सोच है। और उन लोगों को 2005 के पहले का जो उन लोगों ने दिखाया है बिहार को, जो जंगल राज, वो जंगल राज पुनः नहीं आ सकता है। एक बात बता दे रहा हूं, हम भी पूरे पहले हम लोग जिला में घूमने का काम किए, अभी विधानसभा में घूम रहे हैं। बिहार के लोगों की पसंद एनडीए है, यहाँ की जनमानस की पसंद एनडीए है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकदम गड्ढे में से बिहार को कहां आगे ले जाया गया है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार तो कभी कभार उन पर भी हमलावर हो जाते हैं। अब देखिए, कुछ व्यक्ति, आप गठबंधन में रह करके कभी कोई बात हुई तो अपनी बात को रखना हमलावर नहीं होता है। ये गठबंधन की खूबसूरती है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, कितना सीट देखते हैं एनडीए को 25 में? आप बार बार वहीं आ रहे हैं। कितना सीट देखते हैं, मतलब नहीं, ये बड़ी अच्छी बात पूछा आपने। मैं आपको बता दूं 2010 में 210 सीट मिला था एनडीए को, इस बार उससे भी बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है। चूंकि विपक्ष का कोई दिख नहीं रहा नीचे जमीन पे उन लोगों का, और उन लोगों का आपसी तालमेल नहीं है कार्यकर्ताओं का, और उनके पास कोई विजन नहीं है बिहार का, कोई सोच नहीं है बिहार का। और उनके पीछे जो 2005 का पहले का जो डरावना है ना चेहरा, डरावना जो उनका काम किया हुआ है, लोग आज भी सहम जाते हैं, डर जाते हैं उस दौर से। इसलिए बिहार में पिछली बार आप 20 में याद करिए कि अगर हम लोग अलग चुनाव नहीं लड़ते तो क्या हाल होता। जो आज बिहार में बोल रहे हैं अपने स्वयं को स्वयंभू होकर के कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर 2015 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में कुछ दिन के लिए चले गए थे तो एमएलए के लाले पड़ गए होते। अब डिप्टी सीएम तक बनाया उन्होंने। आज 2020 में मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर हम लोग नहीं लड़े होते तो क्या हाल होता, आप देख सकते थे। राजू जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि एसआईआर का मुद्दा इस बार आपको लगता है कि इस चुनाव में कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा? नहीं, वो तो बम उनका फुस कर गया, वो इस टाइप का कुछ। एसआईआर क्या है? आप जाइए गांव में ना, आप लोग तो गांव में जाते ही रहते हैं, आपके तो सब लोग हमेशा कहां पर कोई दिक्कत है? हम तो नहीं कहीं देखे हैं पूरे, हम लोग को तो एक जगह शिकायत नहीं आती। आज भी हम टेकारी में मीटिंग करके आए, हजारों की संख्या में सारे लोग गांव से, गरीब से लेकर सब लोग आए थे। एक भी ऐसा कंप्लेन नहीं मिला कि मेरा नाम मतदाता सूची से छांट दिया गया है। ये देखिए, किंचित तो कहीं कहीं कुछ हुआ होगा, तो उसके लिए तो बड़ा लंबा समय दिया था ना निर्वाचन आयोग ने, उसमें नाम दुरुस्त कराया लोगों ने। ये देखिए, भ्रम फैलाने की स्थिति थी। आपने देखा होगा 2024 के पहले जो ये लोग अचानक हल्ला किए कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, एक भ्रम की स्थिति जो इन लोग लाए थे। इस बार भी इनका मतलब उद्देश्य यही था कि हम लोग भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन ये बम टाइम फुस कर गया। इनका मतलब ये समझिए कि लोगों ने नकार दिया इसको। राजू जी, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि मुद्दा बन सकता है इस चुनाव में, क्योंकि 20 साल से लगभग आप लोगों की सरकार है। अगर कुछ दिनों को छोड़ दें, आपको लगता है कि जनता जो है वो इस एंटी इनकम्बेंसी, आपकी जो विपक्ष जो है वो इसको लेकर के आगे बढ़ सकती है? नहीं, देखिए, विपक्ष का चेहरा ऐसा है कि वो तो ले जाने लायक नहीं है। रही बात एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, तो 2005 के बाद देखिए कितना काम हुआ बिहार में। आप अभी हाल के दिनों में देखिए तो जिस तरह
तरह से बिजली फ्री है, आज 5 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है, आज वृद्धा पेंशन मिल रहा है, 1100 रुपया मिल रहा है, आज नौजवान रोजगार जो बेरोजगार है उनको 1,000 रुपया देने की बात हुई है। आज देखिए करीब 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपया उनको अपना व्यवसाय करने के नाम पे मिल रहा है। किस तरह से आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, सहायिका हो, ममता हो, आशा हो, सबका किस तरह से आधी आबादी से लेकर के सबको सुविधाएं मिल रही हैं। तो बिहार क्यों जाएगा, बिहार क्यों उन लोग के बारे में विश्वास करेगा जिनका अतीत बहुत गंदा रहा। जिसका अतीत गंदा हो, जिनको बिहार की जनता ने 15 साल काम करने का मौका दिया और उन्होंने बिहार को कहां ले गए, तो फिर क्यों मौका देगा? हमको तो नहीं लगता कहीं उनको मौका मिलने वाला है। राजू जी, आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ये सब काम कर रहे थे तो आप लोग लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि भाई फ्री में की डिलीवरी कल्चर जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप लोगों को भी इस चुनाव में लौटना पड़ा उसको। नहीं, देखिए कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जिस तरह से पूरे देश में एक भय का माहौल बना था, ऐसी परिस्थिति में हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी, उसमें हम विधायक दल के नेता थे और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं कि आज 5 किलो अनाज की जो सोच है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में रामविलास पासवान जी की है। उन्होंने बिहार में लाखों लाख लोग जब वापसी कर रहे थे तो उन्होंने उसमें चिंता व्यक्त की कि क्या खाएंगे लोग। काम तो सब बंद हो गया था, एक दूसरे से कितना डिस्टेंस हो गया था लोगों में। तो उस परिस्थिति में इतनी बड़ी सोच जो हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी के द्वारा लाया गया, तो ये उस परिस्थिति की मांग थी। परिस्थिति जब ऐसी आएगी तो निश्चित रूप से सरकार को भूखे पेट लोगों को तो मारना नहीं है ना, उनको सुविधा देना है। आज बिहार इस स्थिति में है कि हम महिलाओं को आश्रित अपने पैर पे खड़े होने के लिए नीतीश कुमार जी जीविका के माध्यम से सब माध्यम से कर रहे हैं। मान लीजिए बिजली का बिल गरीबों को 125 यूनिट मिला है फ्री, तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको अगर 1100 रुपया कितने दिन से मिल रहा था, 400 रुपया कितना पुराना बात था, मिल रहा तो बड़ी खुशी की बात है। बुजुर्ग महिलाएं आशीर्वाद दे रही हैं गठबंधन। एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, ये मेरा आखिरी सवाल होगा। आप 2 पीढ़ी के साथ करते हैं, एक रामविलास जी के साथ भी आपने काम किया, चिराग जी के साथ भी आप काम कर रहे हैं। पिता और पुत्र में अंतर आपको क्या देखने को मिला? नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये बात सही बात बोले आप कि हमको इतना सौभाग्यशाली मैं हूं कि हम अपने नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ काम किया और चिराग जी के भी साथ आज काम करने का मौका मिला। तो दोनों देखिए, रामविलास पासवान जी के बारे में मैं क्या बताऊं, मतलब अद्भुत, मतलब कोई जैसे गांव में कहा जाता ना कि साक्षात देवता का रोल था उनका। मतलब क्या उनकी काम करने की शैली थी। और निश्चित रूप से उनके साथ लंबा हम लोग काम किए हैं। वो हमको हम तो एमएलए नहीं थे, आपको बता दूं, तो कई बार भी जाते थे जब उनके घर पे, तो शीशे के रास्ते से देखते थे और बुलाते थे फोन करके और हम लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, बहुत सारी बातें करते थे, चर्चाएं करते थे। मतलब एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के एक बड़े नेता से उनका एक मिलने का एक अलग है। उनके अंश चिराग पासवान जी हैं, उन्हीं तरह से आपने देखा होगा पार्टी टूटने के बाद हम लोग जमीन पे सोए हैं। भोला पासवान जी के यहाँ हम लोग गए थे तो हम लोग रात में जमीन पे सोए। हम लोग रात दिन एक साथ, मतलब सब परिस्थिति में हम लोग साथ रहते हैं। वो जमीन पे सोने से लेकर के, जमीन पे बैठने से लेकर के, नाव पर घूमने से लेकर के हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। तो निश्चित रूप से उनके अंश हैं, तो निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद उनके साथ है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, पूछा जाए अगर जो सीएम को लेकर के, हम सभा में जाते हैं तो देखते हैं एकदम सीएम का नारा आप लोग लगाते रहते हैं, तो क्या मतलब इसके लिए कोई डेडलाइन बनाए हैं? 25 ठीक है, नहीं हुआ तो 29, क्या कहते हैं 30 में, तो क्या कुछ डेडलाइन है या नहीं, मौका मिलेगा तो अभी सेट हो जाना है? देखिए अंशु जी, आपको सीएम की बड़ी चिंता है। देखिए अगर हजारों लाखों कार्यकर्ता आते हैं, वहां पर अगर कार्यकर्ता अपना मन की बात नारों में तब्दील करके करते हैं तो इसको रोकना नहीं है। ये अच्छी बात है कि हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता में अपना भविष्य देख रहे हैं, तो इसमें कुछ मतलब गलत नहीं है। हम तो आपको ये भी बोले हैं कि एक एक कार्यकर्ता क्या एक एक नेता चाहता है, लेकिन गठबंधन की मर्यादा है।
अभी हमारे नेता जब स्पष्ट कर चुके हैं कि 25 में हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ये प्रश्न नहीं उठता है। और रही बात, मान लीजिए आगे भविष्य मिलेगा तो क्यों नहीं। आज बिहार में मान लीजिए जेपी आंदोलन के बाद, जेपी आंदोलन में 4 बड़े नेता का उदय हुआ था, आदरणीय रामविलास पासवान जी, लालू जी, सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी। आज बिहार इतने लंबे के बाद बिहार में नेतृत्व आपको नहीं दिख रहा है कौन है। तो हमारे नेता के पीछे तो हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करियर है, जहां उनके करियर पर एक भी दाग नहीं लगा है, और उनके काम को आज भी लोग सब दल सराहना करते हैं। तो उतना बड़ा आशीर्वाद और उतना बड़ा हमारे नेता के पीठ पे हाथ है, तो फिर क्यों नहीं हम ये सोच सकते। आपके पार्टी का क्या वोट बैंक बढ़ा है? जो पासवानों का वोट बैंक था वही है, या फिर उससे भी कहीं न कहीं आप लोग सेंधमारी किए आगे बढ़े हैं? नहीं, इससे हम कतई सहमत नहीं है। निश्चित रूप से पासवान वोट मेरा कैडर है, लेकिन चिराग पासवान जी का चमत्कारी नेतृत्व जो है, उसमें आपको सभी जात पात मजहब छोड़ करके हमको लगता है कि सब अभी युवाओं में आप चले जाइए, सर्वे करा लीजिए, सभी जात पात में चिराग पासवान जी की एक अलग करंट है, एक अलग लोकप्रियता है। तो चिराग पासवान जी को जाति में बांधना कतई उचित नहीं होगा। वो सब समाज के और बेहतर बिहार के रूप में लोग उनको गांव में भविष्य आप रामविलास पासवान जी के देखिए गेस्ट हमारे पास आने वाले हैं, उससे पहले आपसे लगातार जुड़े रहेंगे हम लोग। ये आप चिराग पासवान की तो चर्चा आपने की, रामविलास पासवान की भी चर्चा आपने की, लेकिन रामविलास पासवान के सगे भाई पशुपति पारस भी हैं, वो भी अपने भाई को बहुत याद करते हैं। वो ये भी कहते हैं अगर भैया रहते तो ऐसा नहीं होता, हम लोग एक साथ रहते। आप लोग एक नहीं करवा पाए, एक नहीं करवाइएगा। आपको बता दूं तब मैं, चूंकि आपने बड़ी बात छेड़ी है, आपके पास भी समय है। जब पार्टी टूटी थी तो आप याद करिए कि चिराग पासवान जी 12 नंबर में हम भी थे, और चिराग पासवान जी उसमें टाइफाइड से जूझ रहे थे। उनके हाथ में आप विजुअल देखिएगा तो कैंडुला लगा हुआ था, और वो ड्राइव कर रहे थे, मैं आगे बैठा था। और चिराग पासवान जी हमको बाद में बताए कि मैं क्यों गया था। वो गए थे पशुपति पारस जी के पास इसीलिए कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाइए, आप मंत्री हो जाइए, लेकिन पार्टी और परिवार को मत तोड़िए। लेकिन किस तरह से वहां पर 40 मिनट गेट का दरवाजा नहीं खुला, ये आपसे छुपा हुआ था। तो निश्चित रूप से हमारे तो पशुपति पारस जी, हम बहुत करीब रहे हैं उनके। हम तो मंत्री थे जब, तो हम विधायक दल के नेता थे, उसमें हम लोग तो रोज एक घर बैठते थे, हमारी बहुत सारी बातें होती थी। मैं आपको बजाते उनसे कभी बात होगी तो पूछेगा, मैं हमेशा उनके इर्द गिर्द 1-2-4 लोग रहते थे जो हमेशा बातें करते थे। मैं वहां स्पष्ट रूप से कहता था कि परिवार को एक करके चलना आप ही की जिम्मेदारी है। जिस दिन परिवार आप तोड़िएगा, तो मैं उनको ये भी बोला हूं, मैं ऑन माइक बोल रहा हूं, ये माइक बोलने की चीज नहीं है, कि इसका परिणाम आपको बड़ा बुरा होगा। अब वो आज परिणाम मिल रहा है उनको। अच्छा, तो अब एक नहीं हो सकते हैं। ये मेरा नहीं है, ये डिसीजन मेरा। आप लोग चाहिएगा तब। ये मेरे नेता, देखिए, नहीं हम लोग चाहेंगे, हम लोग चाहने वाले, हम तो चाह ही रहे थे। हम तो हमेशा प्रयास किए हैं कि परिवार और पार्टी एक रहे। मेरे नेता भी चाहे तब तो गए उनके दरवाजे पर। पारस जी लोग हमारे नेता, आप लोग चाहते ही नहीं है। नहीं, पहले बात सुनिए, हमारे नेता स्पष्ट रूप से चाहे तब ना उनके दरवाजे पर गए, लेकिन जब दरवाजे पर उन्होंने खुद दरवाजा बंद कर लिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो नेतृत्व तय करेगा। दरवाजा उन्होंने बंद किया है, हमारे नेता थोड़ी दरवाजा बंद। पार्टी और दल टूटने के बाद भी उनके दरवाजे पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गए थे, और 40 मिनट गेट का दरवाजा नहीं खुला था। जहां वो खेला करते थे उस गेट का दरवाजा बंद था। चलिए राजू जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपको